दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल केसी से एजुकेशन में। और दोस्तों मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है हम कर रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, हम आपका पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें हम आपका राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय आपकी किताब का नाम है। और दोस्तों ये आपका दूसरा यूनिट स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। चैप्टर नंबर आपका 4, जी हाँ चैप्टर नंबर आपका 4 है, ये सेकंड यूनिट चैप्टर नंबर 4। नाम क्या है दोस्तों इसका? स्वतंत्रता की अवधारणा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी न्यू और लेटेस्ट जो हमारी नोटिफिकेशन और अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपका स्वतंत्रता का अर्थ। लेकिन दोस्तों शेयर और लाइक आपका रुकना नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? लिबर्टी। जी हाँ, जो अंग्रेजी भाषा का एक पर्यायवाची शब्द निकल के आता है उसे हम लिबर्टी कहते हैं। और ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। जी हाँ, लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुक्त या स्वतंत्र या फिर बंधनों का अभाव। जी हाँ, यानी कि जहाँ पर हमको बाहरी रूप से या बाहर से कोई दबाव नहीं होता किसी कार्य को करने के लिए, तब हम कहते हैं कि हम उसके लिए क्या हैं? स्वतंत्र हैं। जी हाँ, उस कार्य को करने के लिए क्या हैं? स्वतंत्र हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो जरा देखिए, का सही अर्थ हमारा किसने बताया है? प्रोफेसर लास्की के द्वारा बताया है कि उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। यानी कि ऐसा विकास होना चाहिए या ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के अवसर मिलने चाहिए स्वतंत्र रूप से, तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है? उसकी स्वतंत्रता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ पर जो राजनीतिक विचारक हैं उनके मतभेदता नहीं है। जी हाँ, उनके एक मत नहीं है, विभिन्न विभिन्न मत है। जैसे यूनानी विचारक जो हैं वो कहते हैं कि विधि के अनुद्देश्यों के पावन को क्या कहते हैं? हमारा स्वतंत्रता मानते हैं कि वो विधि के विधान के अनुसार ही चलना चाहिए हमको, उसको स्वतंत्रता होती है ना। इसके बाद अगर रूसो की बात करें तो रूसो के अनुसार समाज में वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है जब अपनी कुछ सामान्य इच्छा से वो किसी के अधीन कर देता है, यानी कि वो दूसरे की शक्तियों का हनन नहीं करता, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं, है ना। आगे अगर हम बात करें तो स्पेंसर के अनुसार बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता मानते हैं। यानी कि जो हमारे स्पेंसर हैं ये भी हमारे एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं या हमारे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने कहा है कि बंधनों का अभाव ही हमारा क्या है? स्वतंत्रता है। ऐसे ही हमारे इमैनुअल कांट हैं, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता को स्वतंत्र नैतिक संकल्प के अनिवार्य आदेशों का पालन माना जाता है। जी हाँ, तो ये समझ में आया ना आपको? तो ये सारे के सारे विचारकों ने अपने अपने अनुसार ये क्या है? हमारा कई सारी परिभाषाएं दी हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो स्वतंत्रता का ये तो अर्थ हमने समझा, और थोड़ी सी परिभाषाओं को और देखते हैं। जैसे कि मैकियावेली के अनुसार सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध यानी कि बंधन की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। यानी कि मैकियावेली ने कितनी अच्छी परिभाषा दी, आप इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपने बंधनों का अभाव कर दिया, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे, यानी कि अनुचित स्थान पर क्या करना चाहिए? प्रतिबंध भी लगने चाहिए, जिससे कि दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण किया जा सके। ऐसे ही हमारे सिले हैं, इनके अनुसार क्या है? स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। जी हाँ, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? अति शासन, यानी कि जब कोई शासक निरंकुश हो जाता है और अपना शक्ति का प्रभाव जनता पर दिखाने लगता है, तो जो उसके विरोध में उतरता है आज़ादी के लिए, यानी कि जो उसकी स्वतंत्रता होती है, वही हमारा स्वतंत्रता का उन्होंने अर्थ बताया है। ऐसे ही उन्होंने GDH कोल के अनुसार बताया है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार के नाम को ही क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता कहा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्वतंत्रता के जितना भी डाउट था कि स्वतंत्रता होता क्या है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं?
पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लियरिफाई कर लीजिए कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी उसकी जो प्रॉब्लम है जो भी बच्चे की, हम उसको समस्या करेंगे। और स्वतंत्रता को हम अपने शब्दों में, साधारण से शब्दों में हम कहें तो निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, यानी कि बंधन मुक्त जीवन क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन अनुचित स्थानों पर, यानी कि अगर हम दूसरे की जो अधिकार हैं या दूसरे की स्वतंत्रता है, अगर वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका हनन करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ प्रतिबंध भी होना अनिवार्य है, तभी हमारा स्वतंत्रता का सही मतलब निकल कर सामने आएगा। चलिए स्वतंत्रता के प्रकारों को समझते हैं कि कितने प्रकार की हमारी स्वतंत्रता होती है। तो सबसे पहले हमारी जो स्वतंत्रता है वो क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए या स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, तो आपको स्वतंत्रता और की परिभाषा लिखना है, स्वतंत्रता का अर्थ लिखना है इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद धीरे धीरे आपको सारे के सारे टाइप जितने भी हमारे प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो बता देनी है। चलिए समझते हैं आगे। जो हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता है वो क्या है, तो राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। लास्की ने इस प्रकार की स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय राज्य के व्यापारों में सक्रिय भाग लेने का अधिकार है। तो आपको समझ में आया कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्यवाही में हमारा क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं, चाहे तो वो हमारा नीति निर्माण में है, चाहे हमारा क्या है फैसलों में है, या जनमत निर्माण में अगर कोई भी भाग ले रहा है, यानी कि सत्ता को चलाने के प्रति, या फिर हमारा जो सरकार के जितनी भी हमारी नीतियाँ होती हैं उनको प्रभावित करने के लिए जब जो जनता होती है, आम जनता होती है, जब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जब वो पार्टिसिपेट करती है और उसको प्रभावित करती है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव प्रणाली में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, तभी तो हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता समझ में आएगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ राजनीतिक स्वतंत्रता आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता, जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, इसी को हम कहेंगे आर्थिक सुरक्षा, समझिए सभी, आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि सभी को क्या मिलनी चाहिए, समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। जी हाँ, अवसर नहीं मिलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, उनके पास विकल्प होना चाहिए, उनको समानता के साथ हमारा क्या है, अवसर दिए जाएं बिना किसी भेदभाव के, है ना, तभी हमारा आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को होगी। अपने रोजगार, अपनी आजीविका को चुनाव के लिए उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी अगर हम बात करें तीसरे टाइप की, तो वो है हमारा प्राकृतिक स्वतंत्रता। जी हाँ, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति को प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से भी पहले प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त हो चुकी है। तो इसमें क्या है हमारा कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है, इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति के द्वारा लोगों को प्रदान की गई है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता। जब तक राज्य का अस्तित्व भी नहीं था तब से हमको प्रकृति ने, भगवान ने, ये क्या है, ये हमको स्वतंत्रता दे रखी है। इसका मतलब ये है कि हम स्वतंत्र रूप से किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, है ना। बस शर्त एक है, प्रकृति की भी शर्त यही है कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं या अन्य किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं। तो हमको प्रत्येक प्रकार की जो हमारी स्वतंत्रता है वो प्रकृति प्रदान करती है, इसी को हम प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो नागरिक स्वतंत्रता। जी हाँ, चौथे टाइप की हमारा क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या है कि नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है। जैसे हम भारतीय नागरिक हैं, यानी कि हमारी एक किसी देश की क्या है, नागरिकता है और हमको इसका अधिकार होना चाहिए। तो जब कोई भी राज्य हमको अपना नागरिक मानता है या मान्यता दे देता है तो वो हमारी क्या है, हमारी नागरिक स्वतंत्रता हो जाती है, और ये व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है। चलिए पांचवी अगर स्वतंत्रता की बात करें हमारा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जी हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी होती हैं।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्य, विश्वासों और मामलों में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के रहन सहन, धर्म, विश्वास, वेशभूषा, परिवार, यानी कि वो कैसे भी रह सकता है ना, किसी भी प्रकार के छोटे घर में, बड़े घर में, है ना, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है, वेशभूषा कैसी भी पहन सकता है, वो अपने परिवार का जनन कर सकता है, अपनी संतति को आगे बढ़ा सकता है, उसका पालन पोषण कर सकता है आदि के मामले में राज्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तित्व विकास की हमारी स्वतंत्रता हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो स्वाभाविक स्वतंत्रता, जी हाँ, ये हमारा क्या है, स्वाभाविक स्वतंत्रता है। इसका अर्थ क्या है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह स्वतंत्रता मानव स्वभाव के अनुरूप होती है, यानी कि रूसो और जो तिलक हैं इसी प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसका क्या करते हैं, हमारे पक्षधर हैं। जैसे कि स्वाभाविक पक्षधर, जैसे कि हमारे तिलक जी ने क्या कहा है, तिलक ने इसलिए कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे, ये उन्होंने कहा था अंग्रेजों के खिलाफ, आपको पता है। और रूसों का कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक युग यानी कि राज्य के जन्म से पहले ही इसी स्वतंत्रता का उपयोग करता रहा है, अब तो समाज के विकास से वह बंधनों में जकड़ गया है, इसीलिए जैसा उसका स्वभाव है वैसा उसको बर्ताव करने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर कोई उग्र विचार का है तो उसको उग्र विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा नकारात्मक स्वतंत्रता को भी देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा स्वाभाविक स्वतंत्रता है। इसके बाद अगर हम बात करें 7वां टाइप, तो ये है हमारा सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता क्या है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती है। जी हाँ, समाज से प्राप्त होती है व्यक्ति को। वास्तव में समाज का जन्म ही इसलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले जो सभी लोग हैं उनको क्या मिल सके, स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता यानी कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, और अपने धर्म को क्या अपनाने की आवश्यकता। इसके साथ साथ शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भी हमारा सामाजिक स्वतंत्रता के अंदर आता है, और अपना विकास भी समाज का कर सकता है, ये भी हमारा सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगर 8वां अगर हम बात करें तो ये है हमारा सांस्कृतिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, लाइक और शेयर दबा के करते रहो ताकि हम आपका सिलेबस जल्दी से कवर करा सकें। और इसके बाद हम आपका हिस्ट्री कराएंगे पॉलिटिकल साइंस के बाद, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चलिए सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। यह भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता है, जिसमें किसी समाज में रहने वाले जो हमारे क्या हैं, अपनी अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए कार्य करते हैं या स्वतंत्र होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सांस्कृतिक स्वतंत्रता है। और आगे अगर हम बात करें तो एक होता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता द्वारा परतंत्र, परतंत्र का मतलब है प्रजातंत्र। जी हाँ, परतंत्र का मतलब क्या है, प्रजातंत्र। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। राष्ट्र अपना शासन अपने आप चलाने या अपने आप करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता है। जी हाँ, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अपना जो राज्य या शासन चलाने का जिम्मा है या उनको उसका अधिकार होता है। इसके साथ साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। जी हाँ, आपको पता है हमारे देश गुलाम थे, उपनिवेश थे, काफ़ी सारे देशों के साम्राज्यवादी नीतियाँ अपनाई जा रही थी, इसीलिए हर देश ने क्या करा है, स्वतंत्रता उनको ऐसे नहीं मिल गई हवाबाजी में भैया। हमारे भारत देश में भी स्वतंत्रता ऐसे नहीं आई है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद और काफ़ी सारे लोगों के बलिदान के बाद हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। जैसे कि भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से मुक्ति के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता प्राप्त हुई, और ये बहुत लंबा संघर्ष था। हमको दिखाई देता है कि भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है, लेकिन यहाँ भैया लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का क्या है, बलिदान है, उसका प्रतिफल है, उनकी तपस्या है ना। उन्होंने इतनी पीड़ा सहकर हमको ये विरासत में ऐसे ही नहीं मिल गई हवाबाजी में, हमने इसके लिए भाई एक कीमत चुकता करी है ना। हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारे देशवासी, हमारे भाई, वो इस मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमारे पूर्वज, है ना, तब जाके हमको ये स्वतंत्रता मिली है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन तो वैसे बनेगा और एक क्वेश्चन बनेगा आपका इस तरीके से कि स्वतंत्रता क्या है
और स्वतंत्रता की जो विभिन्न हमारी अवधारणाएं हैं उनको स्पष्ट कीजिए, या फिर स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक जो हमारी अवधारणाएं हैं उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा तुलना कीजिए, या आलोचनात्मक वर्णन भी आ सकता है हमारा, किसका, स्वतंत्रता का आलोचनात्मक वर्णन भी आ सकता है। तो जब स्वतंत्रता का आलोचनात्मक वर्णन आएगा तो उसको नकारात्मक जो हमारी अवधारणा है उसको आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि सकारात्मक तो लिखोगे ही, साथ के साथ आपको उसकी आलोचना भी करनी होगी, किस प्रकार से स्वतंत्रता की हमारी आलोचना की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं हैं, एक सकारात्मक और एक हमारी नकारात्मक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपका सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जॉन लास्की और मैकाइवर स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। जी हाँ, ये दो लोग हैं जो हमारे क्या हैं, मुख्य रूप से ये दो लोग इनके समर्थक हैं, इसके साथ अन्य लोग भी इसका समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, केवल बंधनों का अभाव, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वही हमारी स्वतंत्रता है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज का हित ही उसका हित है। समाज हित के लिए सामाजिक नियमों तथा आचरणों द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। हाँ, तो क्या है, इसमें साफ साफ बता रहा है कि जो व्यक्ति क्या है, नियंत्रित रहेगा, समाज के हितों के लिए कार्य करेगा, और समाज व्यक्ति के हितों के लिए कार्य करते हैं, इसलिए समाज में जो हमारे नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो उसको नियंत्रित करते हैं, उसी के अनुसार उसको अपने अवसर की प्राप्ति करनी है और अपना विकास भी करना है। तो जरा समझिए जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, या आपको कैसे तुलना करनी है सकारात्मक और नकारात्मक जो स्वतंत्रता है। सबसे पहला पॉइंट कि स्वतंत्रता का अर्थ, जी हाँ, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, प्रतिबंधनों का अभाव नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर प्रतिबंध, जी हाँ, जो हम नियंत्रण करते हैं पूरी तरीके से, ये नहीं कि प्रतिबंध का अभाव हो जाए, नहीं, उचित जगह पर उचित प्रतिबंध भी ये मान्यता देता है। सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर क्या हैं, विरोधी नहीं होते, आपस में विरोध नहीं करते हैं। जो स्वतंत्रता है वो कानून का सम्मान करते हैं और कानून स्वतंत्रता का सम्मान करता है। ऐसे लोग हैं कानून का भी सम्मान करते हैं, कानून का पालन करते हैं। जब उनको पता है कि हमको स्वतंत्रता है कहीं भी आने जाने की या कोई भी कार्य करने की, लेकिन हमारे उस कार्य से अगर किसी की स्वतंत्रता का हनन होता है, ठेस पहुंचती है, तो फिर हम दूसरे की स्वतंत्रता या गरिमा को उसका हनन कर रहे हैं, वो अधिकार हमको राज्य नहीं देता है। तो ये हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता की एक विशेषता है। आगे अगर हम बात करें तो कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उनकी हमारा समानता होगा, उनकी समानता की रक्षा करते हैं। तो ये ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के विकास के लिए क्या हों, सहायक हों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों ही एक दूसरे के विकास के लिए क्या है, अनिवार्य हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये मुख्यतः समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता वाले विचारक हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सकारात्मक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और क्लियर होगा सकारात्मक के बारे में जब हम नकारात्मक पढ़ाएंगे आपको। तो जरा समझिए, नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राचीन विचारक ज़्यादा महत्व देते हैं। जी, प्राचीन जो लोग थे या विचारक थे, विद्वान थे, वो बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना था कि स्वतंत्रता से अभिप्राय मनुष्य पर किसी प्रकार के बंधनों का अभाव या मुक्ति, या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, उनके कार्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जी हाँ, वहाँ पर क्या सकारात्मक कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, यहाँ पर पूरी तरीके से उसको मुक्त कर दिया जाता है। किसी प्रकार का हमारा उसको प्रतिबंध में रहने की आवश्यकता नहीं है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये प्रत्येक क्षेत्र में क्या स्वतंत्र है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार जो कुछ करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया जाना वहाँ पे नहीं चाहिए। तो वहाँ पर ये बताते हैं कि किसी प्रकार का यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाना है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो जो जॉन लॉक हैं और एडम स्मिथ हैं, जी हाँ ये दो बंदे हैं, जॉन लॉक और आपका एडम स्मिथ, जो इसके समर्थक हैं। इसके साथ जे.एस. मिल भी इसके हमारे जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसको हमारा सपोर्ट करते हैं या इसके हमारे समर्थक हैं। तो जरा समझिए कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमारा क्या है। तो नकारात्मक ये से जनता नहीं है, ये स्वतंत्रता है। इसको ठीक कर लीजिएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसका अर्थ क्या है, प्रतिबंधनों का अभाव। जी हाँ, इस पर हमारा प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, यानी कि बंधन मुक्त होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, देखिए कितनी बेवकूफ़पंती वाली बात कर रखी है कि वो सरकार सबसे अच्छी मानी जाएगी जो कम से कम शासन करती है। वो शासन ना करे, यानी कि नीति नियम ना बनाए, यानी कि पूरी तरीके से लोगों को आज़ाद छोड़ दे पूरी तरीके से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक पॉइंट है इसका। आगे अगर हम बात करें तो संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, असीमित होनी चाहिए, जबकि इससे तो असमानता बढ़ेगी, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है लगातार बढ़ जाएगी, आपको पता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य और कानून एक दूसरे के परस्पर इसमें विरोधी होते हैं। ये मानते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं लोगों के जो लोगों की स्वतंत्रता है उसका हनन करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आर्थिक समानता और स्वतंत्रता का स्वाभाविक लक्षण है। जी हाँ, ये कह रहा है कि जो आर्थिक समानता है वो स्वतंत्रता का स्वाभाविक लक्षण नहीं है। जी हाँ, इसको बोलना है नहीं है, वो गलत लिख दिया है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा उसके। तो क्या है, नहीं है। जी हाँ, आगे बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी नहीं है। तो ये बता रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी नहीं है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। तो देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो राज्य क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता होगी तो फिर वही उच्च वर्ग और जो धनी और जो निर्धन वर्ग है उस संपन्न हो जाएंगे, है ना। उनका जो लगातार जो डाइवर्जन है वो होता चला जाएगा, और जो हमारा बीच की खाई है उनके, यानी कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता चला जाएगा, है ना। यह लोग मुख्यतः, जी हाँ, ये क्या हमारा मुख्यतः होगा, इसको तय कर लीजिएगा, मुख्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको किस प्रकार से मैंने समझाया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारा सकारात्मक और नकारात्मक विचारधारा दृष्टिकोण। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो आगे हमारा है कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भी समझ लेते हैं। तो मार्क्स क्या कहते हैं स्वतंत्रता के लिए, जरा समझिए। इसके अनुसार समाजवाद की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है। जी हाँ, इसके अनुसार समाजवाद ही, जी हाँ, समाजवाद ही स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है। समाजवाद के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। पूंजीवादी वह या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता नहीं है। प्रारंभिक रचनाओं में स्वतंत्रता का मानवतावादी आधार था। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि जो प्रारंभिक अगर रचनाओं में अगर हम देखते हैं, खासकर राजनीति के अंदर, तो हमको पता चलेगा कि स्वतंत्रता का अर्थ वो क्या था, मानवतावादी था। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। जी हाँ, जो हमारे मार्क्स हैं क्या हैं, ये सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते। ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता उसके लिए दे दी जाए, तो के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता की असफलता का या सफलता का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि जो एक भूखा व्यक्ति है उसको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही, यानी कि भूखे व्यक्ति के लिए, यानी कि जो अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है, सफलता नहीं है, स्वतंत्रता है। जी हाँ, क्या है, स्वतंत्रता। जी, तो एक भूखा नंगा व्यक्ति है, यानी कि उसको आर्थिक रूप से कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है और उसको राजनीतिक स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं। तो आप बताइए ना कि जिस व्यक्ति का विकास नहीं हुआ है, अगर उसको हम अभिव्यक्ति की एक क्या दे देते हैं, एक आज़ादी दे देते हैं, क्या उसका अर्थ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप अभिव्यक्ति का तो अवसर दे रहे हैं लेकिन आर्थिक विकास का अवसर नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। ये मानते हैं हमारे मार्क्स। आगे जरा समझिए कि मार्क्सवाद स्वतंत्रता का अध्ययन ऐतिहासिक तथा समाजशास्त्र के संदर्भ में करता है। नेक्स्ट, मार्क्सवाद के अनुसार प्रारंभिक समाजवादी समाज में सभी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी।
किंतु कालांतर में वर्ग समाज के उदय से समाप्त कर दिया। ये वो मानते कि प्राचीन समय की अगर हम बात करें, कालांतर यानी कि कई वर्षों पूर्व, शताब्दियों पूर्व की बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति को समानता थी, यानी कि वर्ग विभाजन हो गया समाज में, तब से क्या है कि पूरी तरीके से समानता खत्म हो चुकी है, स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक क्या है, कृत्रिम संस्था है। जी हाँ, कृत्रिम को कहते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि ये बनावटी संस्था है, इसको बनाया गया है, लोगों ने बनाया है संस्था को, ना कि भगवान ने बनाया। इसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए की गई है। अतः जब तक राज्य में वर्ग विभाजन रहेगा तब तक राज्य अपने जन्मदाता यानी कि शक्तिशाली संपन्न जो वर्ग है उसी के हितों का संरक्षक बना रहेगा। तब तक मनुष्य को वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जब मान लीजिए कि अगर शक्तिशाली संपन्न वर्गों लोगों के रूप में या लोगों के हितों में जब राज्य काम करेगा और दूसरे लोगों की अनदेखी करेगा, तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है वास्तविक अर्थों में। मार्क्सवाद के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता को तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली में ही संभव है। जी हाँ, तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली होनी चाहिए, उसमें ही हमारी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, जिससे उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का जी हाँ स्वामित्व होगा और शोषण की स्थिति समाप्त हो जाएगी। यानी कि वो कहते हैं क्या होना चाहिए कि इस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए उत्पादन के साधन पर, ना कि निजी अधिकार होना चाहिए या किसी एक वर्ग का होना चाहिए। आगे बात करें हम तो मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता का अर्थ तो हो ही नहीं सकता। ये बताते कि पूंजीवादी अगर अर्थव्यवस्था है तो वहाँ स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, वहाँ स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह केवल समाजवाद में ही संभव है। मार्क्सवाद के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वर्ग विभेद की समाप्ति से ही संभव है। जब हम वर्ग विभाजन को समाप्त कर देंगे समाज के अंदर से, तभी हमको वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जिसके लिए वह क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर देता है। यानी कि हमको क्रांति करनी चाहिए और पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर देना चाहिए। वह स्वतंत्रता, ये सफलता नहीं है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा इससे बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों को आवश्यक मानते हैं। कहते हैं क्रांति करनी पड़ेगी, उससे पहले स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती संपूर्ण समाज में। मार्क्सवादी विचारक स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल देते हैं, यानी कि उसको मान्यता देते हैं। मार्क्सवाद केवल उतना ही सफलता देने के पक्ष में है जो सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास और समान विकास के लिए संभव तथा उचित हो तथा जो समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप हो, उसी को देखता है। इसके साथ वो ये नहीं कहता कि आपको अनंत सीमाएं कर देनी है स्वतंत्रता की, वो कहता है कि आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल भी रखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी की सारी जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता और उसके प्रकार, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता क्या है और उसके जो हमारे विभिन्न दृष्टिकोण हैं, 3 दृष्टिकोण मैंने बताया आपको, यानी कि सकारात्मक नकारात्मक तो आएगा ही आएगा, इसको आप रट लीजिए। और मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण हैं उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि उसकी संभावना भी बन सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा वीडियो और सारा चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से वीडियो पसंद भी आई होगी, आई होप। तो जल्दी से यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना आप लोग हमको प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, हम आपके लिए उतना ही बेस्ट कंटेंट और आपका कंप्लीट सिलेबस लेकर आएंगे वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।